हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, प्लानिंग। उसका कौन सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आप वही वीडियो देखिए एंड देन फिर आप इस वीडियो पर आना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लान की बात करें ना, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लान होता क्या है। प्लान बेसिकली रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो, खासकर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो आपको क्या करना चाहिए, प्लान को एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख देना चाहिए, ताकि हर एक इंसान को, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी वर्कर्स है, मैनेजर है, उन सभी को उस प्लान के बारे में पता रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुंह से बोलोगे तो किसी को ध्यान में रहेगा, किसी को ध्यान में नहीं भी रहेगा। तो प्लान जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या देके रखा है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। प्लान क्या है, प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो हमें स्कीम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में बताता है, जिसके थ्रू हमें क्या करना रहता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहता है। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर हमें क्या देके रखे हैं, दो तरीके के प्लान देके रखे हैं। सबसे पहले क्या है, सिंगल यूज प्लान, जो एक बार ही बनता है। ठीक है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म प्लान भी बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है। अगर ये शॉर्ट टर्म प्लान भी है, लेकिन ये बनता सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, आया समझ में? सिंगल यूज प्लान इज वन टाइम प्लान। सिंगल यूज प्लान को हम क्या बोलते हैं, वन टाइम प्लान बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है और एक ही बार इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एंड ये जो वन टाइम प्लान है, ये पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बजट। बजट जो है वो एक ही बार बनता है। एक साल का बजट जो है वो एक ही बार बनेगा, ऐसा तो नहीं है हर महीने जो वो एक साल का बजट है वो बनता ही जाएगा, बार बार बनेगा, हर महीने बनेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। फिर नेक्स्ट ईयर का बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर में बनेगा। एंड जो बजट बनता है वो बेसिकली सेम नहीं रहता। जो इस साल बना है जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी वही बजट बनेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको देके रखा है एग्जाम्पल सिंगल यूज प्लान का। ठीक है, ये जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में बन जाएगा एंड उसी के हिसाब से चीजें होती है पूरे साल। ठीक है, आया समझ में? सिंगल यूज प्लान्स आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स दे कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। क्या बोला जा रहा है, ये जो सिंगल यूज प्लान्स बनते हैं ना, ये जो नाम आपको दे के रखा है सिंगल यूज प्लान्स, ये क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं कि जो नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स है, नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स, उनको हैंडल करने के लिए सिंगल यूज प्लान्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग भी दे के रखा है, दे कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब सिंगल यूज प्लान को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, हम बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ अ सिंगल यूज प्लान डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब सिंगल यूज प्लान जो है उसका टाइम ड्यूरेशन, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। ठीक है, हो सकता है वो सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक वीक के लिए बनाया गया है, या एक मंथ के लिए, या 6 मंथ्स के लिए, ये भी हो सकता है कि वो 1 ईयर के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, आया समझ में? It may span a week or a month. A project may sometimes be of only one day, such as organizing an event or a seminar or conference. बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन का भी हो सकता है, जैसे कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, कोई सेमिनार रखना। ठीक है, तो उस हिसाब से एक दिन के लिए भी सिंगल यूज प्लान बनता है। ठीक है, दीज प्लान्स इंक्लूड बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। बोला जा रहा है सिंगल यूज प्लान्स में क्या क्या आ जाते हैं, बजट्स आ जाते हैं, प्रोग्राम्स आ जाते हैं एंड प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है,
दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक प्लान। सिंगल यूज प्लान को हम स्पेसिफिक प्लान भी बोलते हैं, एज दे आर फॉर्मुलेटेड टू फिट द स्पेसिफिक सिचुएशन, क्योंकि स्पेसिफिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए ही ये सिंगल यूज प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टैंडिंग प्लान पे। अब स्टैंडिंग प्लान क्यों बनते हैं? जो चीजें बार बार ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है ना, जो रेकरिंग नेचर की होती है, अभी जस्ट पढ़ा था नॉन रेकरिंग, जो बार बार ना हो, लेकिन इसका अपोजिट कर देंगे तो जो रेकरिंग नेचर की चीजें बार बार ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बनते हैं स्टैंडिंग प्लान। एंड ये जो स्टैंडिंग प्लान है ये वन टाइम प्लान नहीं होता। ठीक है, आया समझ में? अ स्टैंडिंग प्लान इज वन विच इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली, जो कि बार बार हो रही हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। एंड ये जो स्टैंडिंग प्लान है ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑपरेशंस हो रहे हैं, अंदर के जो काम हो रहे हैं, वो अच्छे से होते रहे। ठीक है, आया समझ में? सच अ प्लान ग्रेटली इनहेंसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। और जो रोज डेली यूज के जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, उसमें ये जो स्टैंडिंग प्लान है वो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द डिसीजन लिए जाए। ठीक है, आया समझ में? इट इज अ प्लान दैट इज डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। बोला जा रहा है ये ऐसे प्लान है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनते हैं एंड टाइम टू टाइम चेंज किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस हिसाब से इन प्लान्स को चेंज भी किया जाता है। बनते एक बार है बट थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। अगर हम स्टैंडिंग प्लान की बात करें ना, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। स्टैंडिंग प्लान्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर। सेम वही चीज बोली जा रही है कि स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? उन चीज़ों के डिसीजन लेने में जो कि रेकरिंग नेचर के हों, जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए स्टैंडिंग प्लान्स बनते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी यूज प्लान्स और रिपीटेड यूज प्लान्स। बोला जा रहा है जो स्टैंडिंग प्लान्स है उसको हम मल्टी यूज प्लान्स भी बोलते हैं या फिर हम रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, there are other types of plans which are usually not classified as single use or standing plans. For example, strategy and objective, as they are usually set by the top management and serve as a guide for overall planning. क्या बोला जा रहा है कि प्लान जो है कुछ और तरीके के भी होते हैं जो कि ना सिंगल यूज प्लान में इंक्लूड किए जाते हैं एंड ना ही स्टैंडिंग प्लान में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे के रखा है जैसे कि स्ट्रैटेजी हो गया एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? इसलिए स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव ना ही सिंगल यूज प्लान में आएंगे एंड ना ही स्टैंडिंग प्लान में आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। जैसे कि मैंने आपको बोला जो ऑब्जेक्टिव है ना ही सिंगल यूज प्लान में आएगा एंड ना ही स्टैंडिंग प्लान में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको बेसिकली पता ही है, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? गोल, एम। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्लान करता है तो सबसे पहला वो क्या सेट करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है। लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या देके रखा है? द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस बात है, सबसे पहला स्टेप जो प्लानिंग में रहता है वो क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड बाय इट्स ऑपरेशन। बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड है जो कि मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। बेसिकली इनके कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट कहलाया जाता है ऑब्जेक्टिव, और सारे ही काम एक ऑर्गेनाइजेशन में इस एंड रिजल्ट को हासिल करने के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, सो ऑब्जेक्टिव कैन बी सेड टू बी द डिजायर फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। और हर मैनेजमेंट कहाँ पहुंचना चाहता है? इस एंड रिजल्ट पर ही पहुंचना चाहता है, इस ऑब्जेक्टिव पर ही पहुंचना चाहता है। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये फ्यूचर के लिए रहता है। ऑब्जेक्टिव हम किस लिए सेट करते हैं? फ्यूचर के लिए। लेकिन सारे ही काम स्टार्ट किए जाते हैं, सारे ही काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही किए जाते हैं। और हर मैनेजमेंट को, हर मैनेजर को कहाँ पहुंचना रहता है? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहुंचना रहता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है? दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्लानिंग का एंड पॉइंट। मतलब ये जो प्लानिंग है वो बेसिकली किस लिए जा रही है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं एंड रिजल्ट। तो वही चीज हमें यहाँ पे देख के रखी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, all other managerial activities are also directed towards achieving these objectives। सेम वही चीज है कि हर एक मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है वो बेसिकली किस लिए की जाती है? ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। ठीक है, दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जा रहा है? ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। एंड हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के खुद के भी ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे के रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मोबाइल कंपनी कैन बी टू द इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 years। जैसे कि एक मोबाइल कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उनको क्या करना है? मोबाइल यूजर्स बढ़ाने हैं आने वाले 2 सालों में, वो भी कितने परसेंट से? 10% से। ठीक है, आए समझ में? ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर अपने मोबाइल की सेल्स बढ़ानी है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर कोई प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो एक कंपनी का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है एंड वो कंपनी जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही सारे काम करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। अब स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रैटेजी ना ही सिंगल यूज प्लान में आती है एंड ना ही स्टैंडिंग प्लान में आती है, क्योंकि इसे भी कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या देके रखा है? स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब एक डिटेल प्लान है फॉर एकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक डिटेल प्लान है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। स्ट्रैटेजी आल्सो रिफर टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। क्या बोला जा रहा है? जो स्ट्रैटेजी है ये हमें क्या बताता है? फ्यूचर डिसीजन। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑल्सो रिफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। स्ट्रैटेजी हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन में आगे किस डायरेक्शन में चलने वाला है। ठीक है, आया समझ में? इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी को हम फ्यूचर डिसीजन बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद द 3 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी आर। डायमेंशंस मतलब आपको एक तरीके से स्ट्रैटेजी के फीचर्स एंड एलिमेंट्स देके रखे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेकंड, उसके बाद अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हमें एक पर्टिकुलर बेस्ट ऑप्शन को चुनना रहता है, वो भी स्ट्रैटेजी में।
ठीक है। स्ट्रेटेजी में क्या करना रहता है, सबसे पहले तो जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा, फिर उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड थर्ड क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, एंड उस हिसाब से हमें क्या करना रहेगा, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना रहेगा, बांटना रहेगा, ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ठीक है, नॉर्मल भाषा में आप जानते हो ना स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स आपके आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे, आप स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि अक्टूबर तक मेरा सिलेबस हो जाए, नवंबर दिसंबर में दोबारा से रिवाइज कर लूँगा, जनवरी में मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, एंड फरवरी में मैं रिटन प्रैक्टिस करूँगा, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्ट्रैटेजी। सेम वैसे ही क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रैटेजी बनती है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बोला क्या जा रहा है, जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनती है, पहले तो देखा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। ठीक है, आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। द चेंजेस इन इकोनॉमिक सेक्टर में भी चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल में भी, सोशल में भी, लीगल में भी, एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो उन चेंजेस को देखते हुए ही स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, आया समझ में। स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर मीटिंग अनफोर्सीन फैक्टर्स। स्ट्रैटेजी में और क्या चीज़ आ जाती है कि आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो भी अनसर्टेन चीज़ें हैं उनको देखते हुए हम कैसे अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। ठीक है, आया समझ में। मतलब खुद को प्रिपेयर करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना, आने वाली अनसर्टेन चीज़ों को कैसे वो हैंडल कर सके, उस हिसाब से खुद को एंड बिजनेस को प्रिपेयर करना। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के रखा है, जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला आर कॉम्पिटिटर्स इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। आपको पता है जो पेप्सी है एंड कोका कोला वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, इफ पेप्सी रिड्यूसेस द प्राइस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट देन ऑफ इट्स बी कंसिडर्ड एज स्ट्रैटेजी। क्या बोला जा रहा है, अगर जो पेप्सी है खुद के प्राइस जो है, खुद के प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो गिरा देती है मार्केट में, तो वो क्या एक स्ट्रैटेजी को अपना रही है। क्यों अपना रही है, ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो कोका कोला कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर में बी कंसिडर्ड एज स्ट्रैटेजी। क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ पेप्सी रिड्यूसेस द प्राइस प्रोडक्ट इन द मार्केट देन ऑफ इट्स बी कंसिडर्ड एज स्ट्रैटेजी काउंटर प्लान ऑफ कोका कोला। क्या बोला जा रहा है कि अगर पेप्सी जो है खुद के प्राइसेस गिरा देती है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी लेकर आती है, तो कोका कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको भी काउंटर प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मार्केट में उसकी जो कंपनी है वो टिकी रहे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, एंड जो भी वो काउंटर प्लान बनाएगी ना वो क्या कहलाई जाएगी, स्ट्रैटेजी ही कहलाई जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं पॉलिसीज पे। तो पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, आया समझ में। स्टैंडिंग प्लान मतलब समझा दिया ना मैंने, जो रेकरिंग नेचर की प्रॉब्लम्स होती है उनको हैंडल करने के लिए ये प्लान बनते हैं। वैसे ही अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हो, पॉलिसीज गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाती है ना, तो पॉलिसीज क्या होता है, गाइडलाइंस होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं इन्हें गाइडलाइंस। ठीक है, policies are general statement that guide thinking or channelize energy towards a particular direction। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइड आया ना, गाइड वर्ड आया है, मतलब पॉलिसीज क्या होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो एक कंपनी को बताती हैं कि आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, आया समझ में। पॉलिसीज आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज जो है किससे बनती है, ऑब्जेक्टिव से ही बनती हैं। ठीक है, पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट होता है, उसके हिसाब से ही पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है,
दे डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजमेंट में यूज हिज डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पॉलिसी। मतलब पॉलिसी में बताया जाता है कि जो मैनेजर है या फिर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको किसके अंतर्गत काम करना है। मतलब पॉलिसीज में क्या रहते हैं, बेसिकली रूल्स लिखे रहते हैं, कंप्लायंसेस लिखे रहते हैं, तो उसके बाहर जाके मैनेजमेंट का कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें किस में बताई जाती हैं, पॉलिसीज में ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी में ये बताया गया है कि 18 साल के नीचे का कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो क्या होता है कि कंपनी जो है उसी पॉलिसी को लेकर चलती है। एचआर अगर बदल रहा है, ठीक है, जो हायर करते हैं ना, एचआर ही हायर करते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी में, तो अगर वो चेंज भी हो रहे हैं तो भी उस पॉलिसी को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हर एक एचआर, जो भी नया एचआर आएगा वो भी उस चीज़ का ध्यान रखेगा कि नहीं भैया 18 साल के नीचे तो हमें किसी भी एम्प्लॉय को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसीज टू माइनर पॉलिसीज। क्या बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल के लिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट हो, हर एक लेवल मैनेजमेंट के लिए, हर एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए क्या रहता है, पॉलिसीज बनी रहती हैं, एंड हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रिटेटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब पॉलिसी क्या है, एक तरीके से बेस है ताकि हम स्ट्रैटेजी को क्या कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, स्ट्रैटेजी को समझ पाए एंड लोगों को समझा भी पाए। ठीक है, दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पॉलिसीज जो है वो गाइड प्रोवाइड करती हैं। मतलब बेसिकली पॉलिसीज क्या है, गाइडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पॉलिसीज प्री डिसाइड सम इशू, अवॉइड कंफ्यूजन एंड इट बिकम ईजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और इश्यूज। क्या बोला जा रहा है कि पॉलिसीज जो है पहले से ही कुछ इश्यूज को डिसाइड कर लेती हैं, सोच लेती हैं, एंड देन उसके बाद किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड कर देती हैं। मतलब अगर कंपनी में पॉलिसीज बनी होंगी तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर एक इशू का पहले से ही सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। मतलब पॉलिसीज के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इशू को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद पॉलिसी एक्ट एज अ गाइड टू टेक डिसीजन इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पॉलिसी के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी हमें गाइड प्रोवाइड करती है। सेम स्टेटमेंट दे के रखिए। ठीक है, इन शॉर्ट पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। अगर शॉर्ट में बोले तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक जनरल रिस्पॉन्स है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करोगे, ये सभी चीज़ें पॉलिसी में लिखी होंगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद एग्जाम्पल देके रखा है, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी मे बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सेम एग्जाम्पल है कि कंपनी की पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा होगा कि आपको 18 साल के नीचे किसी भी इंसान को क्या नहीं करना है, किसी भी इंसान को हायर नहीं करना है, एम्प्लॉय नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर अगेन क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन एन एफिशिएंट मैनर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लानिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है। ठीक है, सो बेसिकली प्रोसीजर में क्या दे के रखा होता है, सीक्वेंस वाइज स्टेप्स दे के रखे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए बेसिकली एक प्रोसीजर दिया जाता है ताकि उस काम को आप अच्छे से एफिशिएंट मैनर में कर सको।
ठीक है। एंड उस प्रोसीजर में आपको बेसिकली सीक्वेंस वाइज स्टेप्स दे के रखे होंगे कि आप इन स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो ये काम आपका और जल्दी एंड और अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। आया समझ में? अ प्रोसीजर इज जनरली एस्टैब्लिश्ड फॉर रेपिटेटिव एक्टिविटी सो दैट सेम स्टेप्स आर फॉलोड व्हेन एवर दैट एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोसीजर है वो बेसिकली रेपिटेटिव एक्टिविटी के लिए, जो काम बार बार हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ही बेसिकली प्रोसीजर बनाए जाते हैं, ताकि जब भी वो एक्टिविटी हो, जब भी वो काम हो, तो आप डायरेक्ट इस प्रोसीजर को फॉलो करो एंड अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर दो, ठीक है। आया समझ में? दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। एंड ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, बाहर के लोगों के लिए बनाए नहीं जाते। The sequence of steps to be taken is generally to enforce a policy and to attain predetermined objective। क्या बोला जा रहा है कि प्रोसीजर में जो स्टेप्स दे के रखे होते हैं, स्टेप्स के जो सीक्वेंस दे के रखा होता है, स्टेप्स का बेसिकली सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो स्टेप्स दे के रखे होते हैं, ये इसलिए दे के रखे होते हैं कि इन स्टेप्स के द्वारा आप पॉलिसी को इन्फोर्स कर पाओ, पॉलिसी को बना पाओ, उसको लागू करवा पाओ, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट करके रखा हुआ है उसको आप क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। Policies and procedures are related to each other as procedures are steps to be carried out within a broad policy framework। क्या बोला जा रहा है कि जो policies and procedures है ना, ये एक दूसरे से related है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, एक कंपनी में पॉलिसीज में, मतलब एक कंपनी की पॉलिसी में जो जो चीजें दे के रखी हुई हैं उसको ध्यान रखते हुए ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे कि आपको दे के रखा हुआ था कि 18 साल के नीचे का आप कोई भी इंसान हायर नहीं कर सकते हो, किसी को भी आप नौकरी नहीं दोगे, जॉब नहीं दोगे अपनी कंपनी में, ठीक है। ये क्या थी? ये थी पॉलिसी। अब अगर आप कोई हायरिंग पोस्ट डाल रहे हो ना, आपको रिक्रूट करना है कोई भी इंसान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हमें क्या है, 18 साल के ऊपर का ही कोई एम्प्लॉय चाहिए, उसके नीचे का नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उस हिसाब से आप रिक्रूटमेंट प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करोगे, ठीक है। आया समझ में? आपको पता है जब भी हायरिंग चलती है तो एक प्रोसीजर रहता है, पहले तो पोस्ट डालते हैं, फिर उसके बाद जो भी लोग रहते हैं वो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसमें से फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 होता है, फिर एट द एंड सेलेक्ट किया जाता है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। लेकिन उस प्रोसीजर में ध्यान क्या रखना है कि हमारी पॉलिसी क्या है कि 18 से नीचे वालों को नहीं रखना, 18 से ऊपर वालों को ही हम रखेंगे। सो बेसिकली वही चीज़ बोली जा रही है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड पॉलिसी में जो जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है, ठीक है। आया समझ में? तो हायरिंग प्रोसीजर को भी आप उस पॉलिसी को ध्यान रखते हुए ही फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एन एंटरप्राइज में हैव डिफरेंट प्रोसीजर लाइक प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। क्या बोला जा रहा है कि एक एंटरप्राइज में अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं, वो भी अलग अलग काम के लिए। जैसे कि ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए एक अलग प्रोसीजर हो सकता है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए एक अलग प्रोसीजर हो सकता है, फिर पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए अलग प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद देखे रखा है प्रोसीजर आर वेरी रिजिड। प्रोसीजर जो है वेरी रिजिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। रिजिड मतलब पता ही है आपको, है ना। तो प्रोसीजर जो है वो रिजिड रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते, ठीक है। एंड किसी भी इंडिविजुअल के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। अगर किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को वो प्रोसीजर पसंद नहीं आ रहा है, वो चाहे कुछ भी जज कर ले उस प्रोसीजर को, अच्छा बोले बुरा बोले, उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो रिजिड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे के रखा है।
एग्जाम्पल क्या है, एन एंटरप्राइज में हैव फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। क्या बोला जा रहा है कि एक एंटरप्राइज जो है, अगर उसको, एक एंटरप्राइज को कोई भी गुड्स परचेज करना है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर। सबसे पहले तो क्या करेगा, बहुत सारे सप्लायर्स रहते हैं, सभी सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेगा, डिटरमाइन करेगा। उसके बाद उनसे क्या करेगा, इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम देम। जैसे कि आपने देखा होगा एक घर नीलाम होता है तो जो लोग आए होते हैं उस घर को खरीदने के लिए वो बिड करते हैं, वो कोटेशंस लगाते हैं। सेम वैसे ही बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो वो अलग अलग सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनके कोटेशंस को लेगा एंड उसमें से सभी के कोटेशंस को क्या करेगा, सभी के कोटेशंस को कंपेयर करेगा एंड जिसका उसको सबसे बेस्ट लगेगा, प्लेस ऑर्डर टू द सप्लायर हु ऑफर द बेस्ट कोटेशन। जिसका कोटेशन उसको सबसे बेस्ट लगेगा उसी के लिए वो क्या करेगा, उसी से वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए वो उसी से ऑर्डर प्लेस कर देगा। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, फिर उसके बाद जो भी गुड्स रहेंगे उसके रिसिप्ट मंगवाएगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, रिव्यू करेगा, मेक पेमेंट टू द सप्लायर एंड जैसे ही वो रिव्यू कर लेगा गुड्स की सब सही है, गुड्स वगैरह सब मटेरियल क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, तो उसके बाद वो क्या कर देगा, सप्लायर को पेमेंट कर देगा। सो बेसिकली ये क्या दे के रखी हुई है, प्रोडक्ट मंगवाने की, गुड्स को परचेज करने का प्रोसीजर दे के रखा हुआ है कि एक एंटरप्राइज को अगर किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करने हैं तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाला है। तो ये आपको क्या दे के रखा है, प्रोसीजर दे के रखा है एंड ये प्रोसीजर चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें मेथड्स के बारे में दे के रखा हुआ है। ठीक है, मेथड भी क्या है, मेथड भी एक स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, आया समझ में, मतलब वन टाइम प्लान नहीं है, ये रेकरिंग नेचर का प्लान है जो बार बार यूज में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो क्या दे के रखा है, मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जा रहा है कि मेथड क्या है, मेथड एक प्रोसेस है जिसमें जो भी एक्टिविटीज रहती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के काम रहते हैं वो किए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको कंसिडर किया जाता है एंड देन फिर उसके बाद हर एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले कि आप ना मेरे लिए एक हॉट कॉफ़ी बनाओ, तो हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए आप सोचोगे कि कौन कौन से मेथड है। तो हॉट कॉफ़ी आपने देखा होगा मशीन से भी बनती है, हॉट कॉफ़ी जो है आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड से हॉट कॉफ़ी बढ़िया बन जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे। अगर आपके पास कॉफ़ी बनाने की मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में बनाओगे, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप सोचोगे दोनों में से कौन से में अच्छी कॉफ़ी भी बन जाएगी और जल्दी भी बन जाएगी, आप उस मेथड को ऑप्ट करोगे। वैसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मेथड्स रहते हैं वो बार बार यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली मेथड क्या है, मेथड एक प्रोसेस है जो कि हमें बताता है कि ये जो एक्टिविटी है वो कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, देन उसके बाद बोला जा रहा है इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म्ड। क्या बोला जा रहा है कि जो मेथड है वो किसके साथ डील करती है, टास्क के साथ डील करती है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में भी आपने देखा होगा कि टीचर्स जो है आपको होमवर्क दे देती है, कोई ना कोई टास्क दे देती है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक चैप्टर है जो कि थोड़ा लेंथी है और आपको क्या करना है, इसको एक दिन में कंप्लीट करके लाना है, अगले दिन मैं आपका टेस्ट लूँगी, ये आपको टीचर ने टास्क दे दिया। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो मेथड जो है टास्क के साथ डील करता है और ये जो टास्क है इसमें क्या रहता है, इस टास्क में रहता है प्रोसीजर का एक स्टेप।
जैसे कि अभी हमने पढ़ा था प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें सीक्वेंस दे के रखे होते हैं। किसके सीक्वेंस? स्टेप्स के सीक्वेंस दे के रखे होते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो टास्क की हम बात कर रहे हैं ना, उसी में प्रोसीजर का एक स्टेप रहता है। ठीक है, आया समझ में? एंड हमें बताया जाता है कि इस स्टेप को हम कैसे पूरा करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। तो बोला जा रहा है जो मेथड है वो डिपेंड करता है टास्क के ऊपर, और टास्क में क्या रहता है? प्रोसीजर का स्टेप। आपको पता है जैसे कि 5 स्टेप है, एक प्रोसीजर है उसमें 5 स्टेप दिए हैं, तो हर एक स्टेप में कोई ना कोई टास्क होगा। तो उस टास्क को हम जिस प्रोसेस द्वारा करते हैं उसी को हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, एंड वो मेथड डिपेंड करता है कि हमें कौन सा स्टेप दे के रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। क्या बोला जा रहा है? अगर आप प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, एफर्ट्स भी बचेंगे एंड आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मेथड शुड बी स्टेटेड इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड टू ब्रिंग ऑर्डरलीनेस टू द वर्क प्लेस। क्या बोला जा रहा है? जो भी मेथड रहता है उसको क्लियर शब्दों में सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो एंड एक डेकोरम ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है। किसका एग्जाम्पल? मेथड का ही एग्जाम्पल देके रखा है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बोला जा रहा है अगर हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन मतलब स्टॉक मतलब क्या होता है? जो भी हम इन्वेंट्रीज वगैरह, गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद कर लाते हैं ना, बल्क में ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो अगर हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी कीमत निकालनी है, तो उसके कई सारे मेथड रहते हैं। ठीक है, जिसमें से हमें यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे के रखा है? फीफो का। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? जिन स्टॉक को आप सबसे पहले लेके आए हो, फर्स्ट इन किया है, उसको आप सबसे पहले निकाल दोगे। ठीक है, आया समझ में? मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड रहता है लीफो। लीफो का फुल फॉर्म क्या रहेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? सबसे आखिरी में जो आप स्टॉक लेकर आए हो, जो प्रोडक्ट लेकर आए हो, जो गुड्स लेकर आए हो, उसको आप सबसे पहले सेल आउट कर रहे हो, सबसे पहले निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, उसकी कीमत पता करनी है, तो आप फीफो मेथड भी यूज कर सकते हो, आप लीफो मेथड भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, business can select any method for valuation of its stock. Selection of a particular method avoid confusion and helps in smooth functioning. क्या बोला जा रहा है? एक पर्टिकुलर मेथड को अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली होती चली जाएंगी। ठीक है, एंड किसी के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है? रूल्स। रूल्स भी किस में आ जाते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स में आ जाते हैं, क्योंकि रूल्स को बार बार फॉलो करना रहता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे घर की भी बात करें तो घर में आपके मम्मी ने भी कुछ रूल्स बना के रखे होंगे कि आपको क्या करना है, शाम को 8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 बजे आप सो जाने चाहिए हो। ठीक है, या फिर घर में ये भी रूल्स बना के रखे होंगे कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, घर के अलग नियम रहते हैं, ऐसे ही स्कूल में अलग नियम रहते हैं, एंड कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल्स रहते हैं जो कि हमें फॉलो करने रहते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको वो रूल्स फॉलो करने रहेंगे। ठीक है, स्कूल की बात करें तो स्कूल का आपको टाइमिंग होगा 8 o'clock, तो सभी को 8 o'clock पहुंचना है। उसके बाद क्या होती है? असेंबली होती है, फिर 11:30 पे लंच होता है। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्कूल में कोई टेस्ट है या चलो फाइनल एग्जाम है, तो उसके भी रूल्स रहेंगे कि 9 to 12 आपका टाइमिंग है, इसके बीच में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 से पहले आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, 8:45
टू 9 AM आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड रूल्स ये बोलते हैं कि आपको जो है 2 ही पेन इस्तेमाल करने हैं, एक तो ब्लैक पेन क्वेश्चन के लिए एंड आंसर के लिए डॉट या जेल पेन। आप रेड पेन, ग्रीन पेन और भी अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ रूल्स रहते हैं आपके एग्जाम के, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन पेपर खुद से चेक नहीं कर सकते, कुछ भी उल्टी फुल्टी आप ड्राइंग नहीं कर सकते, ये सभी रूल्स रहते हैं, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रूल्स रहते हैं जो कि सबको फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल्स क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। नेक्स्ट क्या है, रूल्स रिफ्लेक्ट अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। मतलब मैनेजर जो है कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो वो रूल्स को देख कर ही रहेगा कि क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द रूल्स वाइल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। एंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये रूल्स फॉलो करने होंगे, कंप्लाई करने होंगे, ठीक है। रूल्स आर रिजिड एंड डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। क्या बोला जा रहा है, रूल्स जो है वो रिजिड रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, प्रॉबेबली चेंज नहीं होते एंड इनको फॉलो करना रहता है वो भी स्ट्रिक्टली, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप इनको फॉलो करो ना करो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, आपको किसी भी हालत में इनको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स एज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। बोला जा रहा है कि रूल्स जो है ना सबसे सिंपल टाइप ऑफ प्लान है, सबसे सिंपल प्लान। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। एक बार आपको रूल बुक दिखा दी, आपको उनको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। एंड ये तब तक करना है, रूल्स जो है वो चेंज तो होंगे नहीं यार, कब तक चेंज नहीं होते, जब तक पॉलिसी में कोई डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, या पॉलिसी से रिलेटेड कोई डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिया जा रहा है, तब तक ये रूल्स जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद रूल्स आर इन्फोर्स्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू अवॉइड डिसऑर्डर एंड चाउस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जा रहा है, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, रूल्स को क्यों लागू किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे एंड कोई भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, चाउस वगैरह, कंफ्यूजन वगैरह ना हो, ठीक है। देयर वायलेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। और बोला जा रहा है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनको ये रूल्स फॉलो करने होंगे एंड अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम किस में आ जाता है, सिंगल यूज प्लान में। मतलब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम प्लान होता है एंड इन प्रोग्राम में सभी चीजें आ जाती है। कौन कौन सी वो हम देख लेते हैं। प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objective, policies, procedure, rules, task, human and physical resources required and budget to implement any course of action। क्या बोला जा रहा है, प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में सभी चीज़ें दे के रखी होती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स हो, रूल्स हो, टास्क हो या ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हो। मतलब इन सभी चीज़ों को करने के लिए जो भी ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए उनके बारे में भी किस में लिखा रहता है, प्रोग्राम में ही लिखा रहता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो बजट है ना वो भी प्रोग्राम में लिखा रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गैमेट, दैट मीन्स कंप्लीट रेंज ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान। क्या बोला जा रहा है, प्रोग्राम में सभी चीज़ें डिटेल में लिखी रहती है, चाहे वो काम के बारे में हो या चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में हो। एंड इनफैक्ट ये तक लिखा रहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है या प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें दे के रखी हुई हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने वाली है, ठीक है। आया समझ में।
देन उसके बाद इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू गाइड द एक्शन नेसेसरी टू रीच अ प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब ये जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप हमें अप्रोच बताता है कि हमें अब क्या क्या एक्शंस लेने हैं जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द माइन्यूटेस्ट डिटेल आर वर्कड आउट, दैट मीन्स प्रोसीजर्स रूल्स बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। बोला जा रहा है कि प्रोग्राम में जो भी प्रोसीजर्स रूल्स एंड बजट्स दे के रखे होते हैं ना, वो पॉलिसी के अंतर्गत ही दे के रखे होते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम एक्सेट्रा। क्या बोला जा रहा है, जो प्रोग्राम है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, या फिर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हो गया। एंड ये वन टाइम प्रोग्राम रहते हैं, सिंगल यूज प्लान रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देके रखा है, अ कंपनी में हैव प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोग्राम भी हो सकता है कि उनको न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देके रखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट भी क्या है, सिंगल यूज प्लान है, एक ही बार बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बार बार बनेगा, एक ही बार बनता है एंड चीज़ें जो है वो उसी हिसाब से होती है। बजट का मतलब आपको पता भी होगा, आपके घर पे भी मंथली बजट बनता है कि इतना खर्चा करना है, इतनी सेविंग्स करनी है, इतनी ट्यूशन फीस देनी है, इतनी स्कूल फीस देनी है, आपकी मम्मी और पापा बैठ के बनाते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही बजट बन जाता है। घर में भी आपने देखा होगा, खर्चा करने के बाद बजट नहीं बनता, पहले बजट बन जाता है ताकि खर्चा कम से कम हो, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, पैसा कुछ बच भी जाए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन भी मंथली, वीकली, ईयरली या हाफ ईयरली बजट बनाता है, वो भी एडवांस में। ठीक है, आया समझ में? ताकि वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करे, ज़्यादा खर्चा ना करे एंड जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी टाइम डिसाइड किया है उसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है अपने कामों से, या जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बजट। एंड बजट जो है यूजुअली किस टर्म में होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होता है, नंबर्स फॉर्म में होता है। बजट जो है वर्डिंग्स में लिखा नहीं रहता है कि सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ये सब नहीं लिखा रहता। पूरा अमाउंट या तो रेट में लिखा रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स या तो रेट में लिखा रहेगा या फिर अमाउंट में लिखा रहेगा। सभी चीज़ें जो होती है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में ही होती हैं। ठीक है, एंड बेसिकली जो बजट रहता है वो एक तरीके का एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है कि आने वाले एक महीने में हम क्या चाह रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। बजट क्या है, एक तरीके का प्लान है जो कि फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्स बजट क्या बताता है, सेल्स बजट जो है वो प्रेडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है कि आने वाले पर्टिकुलर मंथ में अलग अलग एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट कितने कितने बिकने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बजट में ऑल्सो बी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। क्या बोला जा रहा है, बजट इसलिए भी बनता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब पीक प्रोडक्शन टाइम चल रहा हो, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिस टाइम पे हो रहा हो, प्रोडक्ट्स की जब सबसे ज़्यादा डिमांड हो, तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए भी ये देखने के लिए भी बजट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एज बजट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स विद एक्सपेक्टेड फिगर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि हमें पता है बजट जो है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में भी बनता है, मतलब
जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो नंबर्स फॉर्म में ही किया जाता है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी हो जाता है कि जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट एंड जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस निकली है उसमें कितना डिफरेंस आया है, कितना अंतर आया है, एंड अंतर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए वो करेक्टिव स्टेप्स भी ले सकते हैं, उसको वो सुधार भी सकते हैं। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि इस मंथ कम से कम 1 लाख प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, लेकिन 1 लाख की जगह कितने सेल हुए, ओनली 50,000। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ कमी हो गई ये हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड उसको सुधार भी सकते हैं। एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जब हमने पहले से ही बजट प्रिपेयर करके रखा हुआ था। ठीक है, आया समझ में, एंड न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रिपेयर किया हुआ था, तो ईजिली हम समझ पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है एंड इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दस बजट इज ऑल्सो अ कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो बोला जा रहा है बजट को हम क्या बोल सकते हैं, बजट को हम कंट्रोल डिवाइस भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी डेविएशंस आते हैं, जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एंड उनको ठीक भी कर सकते हैं। हाउएवर मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, लेकिन बजट बनाने के लिए हमें पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के एजम्पशंस लगाने होंगे। सो इट इज़ अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशन में बजट को क्या बोला जाता है, प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि बजट बनाते वक्त हमें एट द एंड फोरकास्ट ही करना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या थे, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि मैंने आपको इजीली करवा दिए हैं। आई नो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो गए, बट आप बार बार रिवाइज करोगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।